श्री कृष्णाय नमः। आज हम केवल और केवल 13वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। जातक पारिजात ग्रंथ में प्रथम अध्याय राशिशीलाध्याय, राशियों के बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी इस अध्याय में दी गई है। केवल एक श्लोक का अध्ययन क्यों करेंगे? क्योंकि दिखने में तो ये एक ही श्लोक है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। संस्कृत भाषा की ये एक विशेषता है कि यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी होती है। इसीलिए तो प्राचीन ग्रंथकारों ने संस्कृत भाषा में रचना की, वो भी श्लोकों में रचना की है। क्योंकि श्लोकों को याद करना बहुत आसान होता है, गद्य हम याद नहीं कर सकते, बड़ा कठिन होता है। श्लोक तो यूं गाते गाते हम याद रख सकते हैं। पढ़ेंगे श्लोक। ह्रस्वा गोज घटास्समा मृगनयुक् चापन्त्य कर्काटका दीर्घा वृश्चिक कन्यका हरितुला मेषादि पुंयोषितो प्रागादिक्रिय गोनृयुक् ककटभान्येतानि कोणान्वितान् न्याहुः क्रूर शुभौ चरस्थिरतर द्वन्द्वानि तानि क्रमात्। ये याद रखना बड़ा सरल है, मैंने याद रखा है, आप भी याद रख सकते हैं। अगर इन श्लोकों को बार बार आप पढ़ते जाएंगे तो भी कंठस्थ हो जाएंगे। अगर पढ़ते वक्त आप गाएंगे तो और भी अच्छी तरह से याद रहेगा। जैसे कि ह्रस्वा गोज घटास्समा मृगनयुक् चापन्त्य कर्काटकाः दीर्घा वृश्चिक कन्यका हरितुला मेषादि पुंयोषितो प्रागादिक्रिय गोनृयुक् ककटभान्येतानि कोणान्वितान् न्याहुः क्रूर शुभौ चरस्थिरतर द्वन्द्वानि तानि क्रमात्। इस तरह से आप अगर गाएंगे तो और भी आसानी से ये श्लोक आपको कंठस्थ होते जाएंगे। मैंने भी यही किया है, जानबूझकर इन श्लोकों को मैंने कंठस्थ नहीं किया है। ये श्लोक मैंने रटे नहीं हैं, ऐसे ही एक एक श्लोक का मैंने अध्ययन किया है और हर दिन मैंने वही श्लोक रिपीट किए हैं, बार बार पढ़े हैं। इस तरह से मुझे ये श्लोक याद हो गए हैं, आपको भी हो जाएंगे। तो इस श्लोक में 5 प्रकार की जानकारी राशियों के बारे में दी गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी सारी जानकारी एक श्लोक में कैसे समाई है। क्या क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और सम राशियां कौन कौन सी है, ये एक जानकारी यहाँ पर मिलेगी। दूसरी जानकारी ये है कि कौन सी राशियां पुरुष राशियां हैं और कौन सी स्त्री राशियां हैं। तीसरी जानकारी राशियों की दिशाओं के बारे में कहा गया है, कौन सी राशियां कौन सी दिशा दर्शाती है। चौथी जानकारी क्रूर राशियां कौन सी है और शुभ राशियां कौन सी हैं। और 5वीं जानकारी ये है चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां कौन सी है। इतना सब कुछ केवल एक श्लोक में लिखा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। ह्रस्वाहा, यहां पर विसर्ग होना चाहिए लेकिन लुप्त हो चुका है क्योंकि आगे ग ये वर्ण आ चुका है। तो थोड़ी व्याकरण की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आपको भी पता चले कि ये विसर्ग लुप्त क्यों हो गया है। बहुत ही सुंदर भाषा है, व्याकरण की नियमों से परिपूर्ण भाषा है। तो 1 मिनट हम व्यतीत करेंगे और जानेंगे कि यह विसर्ग यहाँ पर लुप्त क्यों हो गया है। इसके लिए आपको वर्णमाला याद करने की जरूरत है। वर्णमाला बचपन में पढ़ी होगी, उसकी एक पंक्ति यहां पर मैं लिखूंगा। क वर्ग है, क नाम का वर्ग, उसमें 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। ये 5 वर्ण हैं। तो विसर्ग लुप्त होने के लिए एक नियम है, कौन से भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां अक्षर विसर्ग के बाद आ जाता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, ह्रस्वाहा यहां पर विसर्ग होना चाहिए लेकिन क्यों लुप्त हो गया? आगे का वर्ण है ग, जो कि तीसरा वर्ण है। इसी तरह से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा, 5वां ज, झ, ञ।
इनमें से कुछ भी अगर विसर्ग के बाद आ जाता है तो पीछे वाला विसर्ग लुप्त हो जाता है। इसी तरह से ट, ठ, ड, ढ, ड, ढ, ण आ जाता है तो भी विसर्ग लुप्त होता है। त, थ, द, ध, न वर्ण है। तीन कौन से? द, ध, न। त वर्ग की अंतिम तीन द, ध, न, इनके पीछे अगर विसर्ग रहे तो लुप्त हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म। इसमें से ब, भ, म विसर्ग के बाद आएगा तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा। आगे य, र, ल, व ये जो वर्ण है ये किसी वर्ग विशेष के नहीं है। इसमें से वो अगर आ जाता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। एक ही पंक्ति लिखने वाला था, सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर ग वर्ण की वजह से लुप्त हो गया। यहां पर लुप्त नहीं हुआ क्योंकि स आया है, मैंने जो लिखा था उसमें स नहीं था। रस्वाह, रस्व राशियां बहुवचन है। रस्वाह ये एक वचन हो गया, रस्वाहा बहुवचन हो गया। रस्व राशियां मतलब क्या? नाटी राशियां, कद जिनकी छोटी है ऐसी राशियां। कौन कौन सी है? तीन है। गोज घटा, इस छोटे से शब्द में तीन राशियों के नाम आ गए। सबसे पहले है गो, हमने पढ़ा था गो मतलब गाय। गाय और बैल दोनों के लिए वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि एक नाटी राशि है। उसके बाद ये जो अवग्रह चिन्ह दिख रहा है इसके बदले में हम अ अक्षर लेते हैं। अज, अज मेष राशि के लिए कहा गया है। हमने पर्यायवाची शब्द सुने थे, पढ़े थे। हर राशि के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उन पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था। तो अज राशि का नाम उसमें आया था, मेष राशि का नाम है। घट, कुंभ राशि, घड़ा होता ना, घट मतलब बहुवचन किया है घटा, क्योंकि तीन राशियां साथ में लिखी हैं। वृषभ, मेष और कुंभ ये तीन राशियां रस्व राशियां हैं। समाह, विसर्ग लुप्त हो गया, क्यों? म पड़ी, म 3, 4, 5 ये अगर वर्ण आ जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। म आ गया, विसर्ग लुप्त हो गया। समाहा, सम राशियां बहुवचन। कौन कौन सी? 5 राशियों के नाम यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले मृग, मकर राशि का नाम है। उसके बाद है नृयुग, नृ मतलब इंसान, युग मतलब युग्म, जोड़ी। इंसानों की जोड़ी कौन सी राशि है? मिथुन राशि। तीसरा है चाप, पढ़ा था हमने, धनु राशि का नाम है। चाप मतलब बाण, धनुष्य बाण, धनु राशि है। चाप और अंत्य मिलाकर चापांत्य बन गया। अंत्य मतलब अंतिम राशि, मीन राशि। उसके बाद है कर्काटक, कर्क राशि का नाम आप तर्क कर सकते हो, कर्काटक का मतलब कर्क, ये भी बहुवचन किया है, कर्काटकाः। मकर, मिथुन, धनु, मीन और कर्क ये सम राशियां हैं। ना तो ये लंबी है ना तो नाटी है, मध्यम है। दीर्घा, विसर्ग होना चाहिए, लुप्त हो गया, क्यों? वो आया है, देखिए ये भी मैंने लिखा था, इसकी वजह से भी पीछे वाला विसर्ग लुप्त हो जाता है। दीर्घाः बहुवचन, दीर्घ राशियां, 4 राशियों के नाम लिखे। वृश्चिक प्रसिद्ध है। कन्या का मतलब कन्या राशि, तर्क कर सकते हैं। हरि का मतलब होता है सिंह, शेर। शेर के लिए संस्कृत में हरि ये भी एक शब्द है। तुला प्रसिद्ध है। वृश्चिक, कन्या, सिंह और तुला ये 4 दीर्घ राशियां हैं, मतलब लंबी राशियां हैं। तो इस जानकारी का उपयोग हम कैसे करेंगे? आमतौर पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस जानकारी का उपयोग नष्ट जातक के लिए कहा जाता है। नष्ट जातक मतलब अगर कोई वस्तु गुम हो गई या चोरी हो गई तो वह ढूंढने के लिए चोर की कद का ज्ञान इस जानकारी से किया जाता है। चोर की कद क्या है? क्या चोर नाटा है या लंबा है, या ना तो नाटा है ना तो लंबा है, मध्यम कद का है? ये जानकारी इन शब्दों से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे मेषादि पुंयोषितो, केवल एक शब्द से कहा गया है कि पुरुष राशियां कौन सी है और स्त्री राशियां कौन सी, केवल एक शब्द में। यही तो विशेषता है संस्कृत भाषा की। मेष आदि, मेष इत्यादि, पुंयोषितो, पुं मतलब पुरुष और योषित का मतलब होता है स्त्री। योषितो द्विवचन है, पुंयोषितो पुरुष और स्त्री, एक पुरुष राशि एक स्त्री राशि।
फिर से एक पुरुष राशि, फिर से एक स्त्री राशि। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। पहली है मेष, पुरुष है, पुंय योषितो है ना, तो पहले पुरुष बाद में स्त्री। दूसरी योषित है, स्त्री राशि, वृषभ स्त्री राशि हो गई। तीसरी फिर से पुरुष है, कौन सी राशि है तीसरी? मिथुन। चौथी फिर से योषित, स्त्री राशि, कर्क स्त्री राशि है। पांचवी फिर पुरुष राशि, सिंह। छठी फिर स्त्री राशि, कन्या। सातवीं पुरुष राशि है, तुला राशि पुरुष है। आठवीं फिर योषित स्त्री, वृश्चिक राशि स्त्री राशि है। नौवीं पुरुष राशि, धनु राशि पुरुष है। और 10वीं राशि मकर राशि स्त्री राशि है। 11वीं कुंभ पुरुष राशि, 12वीं मीन स्त्री राशि है। तो क्रम से मेष से प्रारंभ करके एक पुरुष एक स्त्री, इस तरह की राशियां हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिनकी मेष राशि होती है वो सब पुरुष ही होते हैं, जिनकी वृषभ राशि होती है वे सब स्त्रियां ही होती है, ऐसा नहीं है। मेष राशि की भी स्त्रियां होती है, वृषभ राशि के पुरुष भी होते हैं। तो इस जानकारी का उपयोग क्या है? ये जो पुरुष राशियां हैं ये कठोर स्वभाव वाले लोग होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो 1, 3, 5, 9, 11, 7वीं भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो राशियां हैं चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मतलब ये राशियां स्त्री की हो या पुरुष की हो, ये सब पुरुष और स्त्रियां ये सब कठोर स्वभाव वाले होते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो राशियां हैं, चाहे पुरुषों की राशियां हो या स्त्रियों की ये राशियां हो, वे पुरुष और वे स्त्रियां हैं ये कोमल स्वभाव वाले होते हैं। अब इसमें भी सिर्फ राशि कौन सी है इससे उसका कठोर हृदय है या कोमल हृदय है इतना हम बता नहीं सकते, लेकिन आम तौर पर यह बात सच साबित होती है जो मैंने अभी कही है। आगे भी चंद्रमा किसके साथ बैठा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इन सारी चीज़ों से स्वभाव कठोर या कोमल हो सकता है, लेकिन सिर्फ राशि से अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जानकारी है। आगे तीसरी पंक्ति में राशियों की दिशाएं कही गई हैं। प्राग आदि, प्राग यानी कि पूर्व दिशा, पूर्व दिशा इत्यादि 4 राशियों के नाम है। क्रिय, गो, नृयुक, ककटभ। क्रिय मेष राशि का नाम है, हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्दों में। गो आज भी मैंने कहा वृषभ राशि है गो। नृयुक ये भी आज पढ़ाया था मैंने, मिथुन राशि। जैसा कि कर्काटक है वैसे ही ककट है, कर्क राशि का ही नाम है। 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ककटभानी एतानी मिलकर ककटभान्येतानी हो गया। भ मतलब राशि। ये जो 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, एतानी ये राशियां। कोणान्वितानि आहुः, कोणान्वितान्याहुः। संधि भी व्याकरण का एक अंग है। कोणान्वितानि और आहुः ये मिलकर बन गया कोणान्वितान्याहुः। आहुः कहा गया है, आहुः शब्द का मतलब कहा गया है। कोणान्वितानि, कोण मतलब क्या है? त्रिकोण। पंचम और नवम राशियां इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो सीधा मतलब है पूर्व दिशा जो है वो क्रिय यानी कि मेष राशि से आरंभ करके मेष से पंचम और मेष से नवम, ये 3 राशियों की पूर्व दिशा है। मेष, 5वीं कौन सी है? मेष से सिंह राशि है। और मेष से नवम कौन सी राशि है? धनु है। तो मेष, सिंह और धनु इन 3 राशियों की दिशा है पूर्व दिशा। अब क्लॉकवाइज घूमते हैं, पूर्व के बाद आती है दक्षिण दिशा। उसके लिए दूसरी राशि यहां पर लिखी है गो, वृषभ। 5वीं राशि जो कि है कन्या। वृषभ से 9वीं राशि जो है मकर। इसलिए 3 राशियां वृषभ, कन्या और मकर। कोणान्वितानि का है ना, 5वीं और 9वीं राशि। वृषभ से 5वीं और 9वीं कन्या और मकर होती है। आप गिन लीजिए, वृषभ से पंचम जो राशि है वो कन्या है और वृषभ से नवम राशि मकर राशि। तो वृषभ, कन्या और मकर दक्षिण दिशा इंगित करते हैं।
आगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दक्षिण के बाद आता है पश्चिम। पश्चिम के लिए नृयुक्त शब्द दिया है मिथुन राशि। फिर से कोणान्वितानि, मिथुन राशि से पंचम और नवम राशि, मिथुन से पंचम तुला राशि आ जाती है और मिथुन से नवम राशि कुंभ राशि आती है। तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां पश्चिम दिशा सूचित करती है। अंत में उसके बाद की दिशा होती है उत्तर दिशा। ककट कर्क राशि है। फिर से कोणान्वितानि, ककट से 5वीं और 9वीं राशि, कर्क से 5वीं वृश्चिक है और कर्क से 9वीं राशि मीन राशि आती है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन, ये 4 राशियां उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। इस तरह से केवल एक पंक्ति में सभी राशियों की दिशाओं का वर्णन किया है। यह है संस्कृत भाषा की सुंदरता। सबसे पहले तो यह सब बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम श्लोक याद करते हैं वैसे वैसे ये सब सुंदर लगने लगता है, बहुत आसान लगने लगता है। आगे क्रूर शुभ केवल एक शब्द में कहा गया है। क्रूर और शुभ कौन से है? जैसा कि पुण्योषितो, एक पुरुष एक स्त्री, फिर से पुरुष फिर से स्त्री। इसी तरह से पहली जो राशि है वो क्रूर है, दूसरी शुभ है, तीसरी क्रूर, चौथी शुभ, 5वीं क्रूर, छठी शुभ, 7वीं राशि क्रूर, 8वीं राशि शुभ, 9वीं क्रूर, 10वीं शुभ, 11वीं राशि क्रूर, 12वीं राशि शुभ है। मेष क्रूर राशि, वृषभ शुभ राशि, मिथुन क्रूर, कर्क शुभ, सिंह क्रूर, कन्या शुभ, तुला क्रूर, वृश्चिक शुभ, धनु क्रूर राशि, मकर शुभ राशि, कुंभ क्रूर राशि है, मीन शुभ राशि है। फिर से इसका मतलब यह नहीं निकलता कि मेष राशि के लोग बड़े क्रूर होते हैं, वृषभ राशि के लोग तो शुभ होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी स्वाभाविक गुण है। ये भी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है, किन ग्रहों के साथ चंद्रमा बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, इन चीज़ों से भी इसमें फर्क पड़ता है। लेकिन आमतौर पर जैसे कि हम मानते हैं कि किसी विशिष्ट गांव के लोग बड़े अहंकारी हैं, किसी एक गांव के लोग बड़े सज्जन लोग हैं, लेकिन हो सकता है वहां पर भी कुछ लोग अलग प्रकृति के हों, अलग स्वभाव के हों। इसी तरह से आमतौर पर मेष राशि है तो क्रूर स्वभाव है, वृषभ राशि है तो शुभ स्वभाव है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि क्रूरत्व और शुभत्व में फर्क हो सकता है। अंतिम जानकारी, चर, स्थिर और द्वंद्व मतलब द्विस्वभाव। चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां क्रम से है। पहली चर राशि, दूसरी स्थिर राशि, तीसरी द्विस्वभाव राशि, चौथी चर, 5वीं स्थिर, छठी द्विस्वभाव, 7वीं चर, 8वीं स्थिर, 9वीं द्विस्वभाव, 10वीं राशि चर, 11वीं स्थिर, 12वीं द्विस्वभाव। मेष चर राशि है, वृषभ स्थिर राशि और मिथुन द्विस्वभाव राशि है। फिर से कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव राशि है। उसके बाद तुला राशि फिर से चर है, वृश्चिक स्थिर राशि है, धनु द्वंद्व यानी कि द्विस्वभाव राशि है, मकर चर राशि, कुंभ स्थिर राशि और मीन द्विस्वभाव राशि है। ये भी स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं ये शब्द। चर राशि वाले जो लोग होते हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, यहां जाएंगे वहां जाएंगे घूमते, बड़ी चंचल प्रकृति के होते हैं। स्थिर राशि वाले स्थिर मति होते हैं, आराम से सोचेंगे, विचार करेंगे। द्विस्वभाव राशि वाले कंफ्यूज रहते हैं, ये करो या वो करो, कंफ्यूजन में रहते हैं। इसमें भी ये जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं, 30 अंश की राशि में जन्म किस अंश में हुआ है, इस पर भी आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो संक्षिप्त में मैं फिर से एक बार ये 5 प्रकार की जानकारी आपको बताऊंगा। रस्व राशियां
कौन सी है? गो, अज, घटाः। वृषभ, मेष और कुंभ ह्रस्व राशियां हैं। समाह, सम राशियां कौन सी है? मृग, मकर, नृयुक, मिथुन, चाप, धनु, अंत्य, मीन और कर्काटक, कर्क। मकर, मिथुन, धनु, मीन, कर्क, ये सम राशियां हैं, ना तो नाटी है ना तो लंबी है। दीर्घ राशियों के नाम वृश्चिक, कन्या का मतलब कन्या, हरि, सिंह और तुला। वृश्चिक, कन्या, सिंह और तुला दीर्घ राशियां हैं। मेष इत्यादि पुंयोषितो, पुरुष और स्त्री, एक पुरुष राशि एक स्त्री राशि, इस तरह से हम गिनते गए। दिशाएं लिखी है, प्राग आदि, पूर्व इत्यादि 4 राशियों के नाम है। क्रिया मतलब मेष, गो मतलब वृषभ, नृयुक, मिथुन, कर्कट, कर्क। एतानी, ये जो राशियां हैं वो कोणान्वितानी है। पंचम और नवम भाव को कोण कहा जाता है। तो मेष राशि से आगे पंचम और नवम राशि पूर्व दिशा, वृषभ से आगे 5वीं और 9वीं राशि दक्षिण दिशा दर्शाती है। मिथुन से आगे 5वीं और 9वीं राशि, और कर्क और उसके आगे 5वीं और 9वीं दिशा उत्तर दिशा को इंगित करती है। पहली क्रूर, दूसरी शुभ, तीसरी क्रूर, चौथी शुभ, इस तरह से क्रूर और शुभ राशियां होती हैं। पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव, इस क्रम से 12 राशियां चर, स्थिर और द्विस्वभाव होते हैं। स्पष्ट है, वृषभ, मेष और कुंभ ह्रस्व राशियां हैं। मकर, मिथुन, धनु, मीन और कर्क सम राशियां हैं। वृश्चिक, कन्या, सिंह और तुला दीर्घ राशियां हैं। मेष से लेकर आगे एक पुरुष राशि एक स्त्री राशि क्रम से है। दिशाओं के बारे में, मेष, उसके आगे 5वीं और 9वीं राशि पूर्व दिशा की, वृषभ और उससे 5वीं और 9वीं राशि दक्षिण दिशा की, मिथुन और उसके आगे 5वीं और 9वीं राशि पश्चिम दिशा की, कर्क और उससे आगे पंचम और नवम राशि उत्तर दिशा की है। क्रम से मेष, क्रूर, वृषभ, शुभ, इस तरह से एक क्रूर एक शुभ राशि, और क्रम से पहली चर, दूसरी स्थिर और तीसरी द्विस्वभाव राशि होती है। केवल एक श्लोक में 5 प्रकार की जानकारी दी गई। आने वाले श्लोकों में हम राशियों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी पाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, एक विनती मैं सभी दर्शकों से करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे इस तरह के और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आपको भी जैसे ही नया वीडियो बनता है, अपलोड होता है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।